सो बच्चों, आज का जो रिवीजन वीडियो है हमारा, ये होने वाला है टॉपिक सुपर कंडक्टर पर। सुपर कंडक्टर आपकी जो यूनिट है उसका आधा टॉपिक है। तो हाफ पार्ट में सुपर कंडक्टर होता है और उस यूनिट में सुपर कंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप अपनी तैयारी कुछ इस तरह से करें कि आप जो सुपर कंडक्टर वाला हिस्सा है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कर लें। वहाँ से आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी का क्या होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। डायग्राम बनेंगे, सीरीज ऑफ डायग्राम बनेंगे, कहानी थोड़ा लिखनी पड़ेगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो अगर लिखने के साथ चैलेंजेस होते हैं तो बहुत ही एवरेज मार्किंग में वो हिस्सा चला जाता है। इसीलिए जो जो सेक्शन आता है उसमें वो बच्चे अक्सर ज़्यादा अच्छे नंबर पाते हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि नैनो टेक्नोलॉजी वाला पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात सुपर कंडक्टर्स। देखिए यार, इसको आप साफ साफ देख रहे हो, ये दो शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है सुपर, दूसरा है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में हम तरह तरह से डिफाइन करते हैं। कंडक्टर को हम तरह तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे कंडक्टर को हम कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें बैंड डायग्राम जो होता है उसके हिसाब से कहें तो बैंड गैप जीरो होता है या बहुत कम होता है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से हीट अच्छे से फ्लो कर सकती है। हम हम कौन सी डेफिनेशन को यहाँ समझने वाले हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे करंट जो है आसानी से फ्लो हो जाती है। अच्छा, एक बात आप समझें कि दुनिया भर में जितने मटेरियल हैं उनको हम इस तरह से बांट सकते हैं। मटेरियल वो जो करंट को आसानी से फ्लो करा देते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। मटेरियल वो जो कि करंट को आसानी से फ्लो नहीं कराते हैं, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ये मटेरियल कैसे हैं जो कंडक्टर में भी सबसे ऊंचे हों, मतलब एक ऐसे मटेरियल जिनसे करंट बहुत ही ज्यादा आसानी से फ्लो कर जाए। अब आप कहोगे सर बहुत ज्यादा आसानी से फ्लो कर जाए, इसको हम कैसे किसी टर्म के थ्रू समझाएंगे। तो उसके लिए समझाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हर मटेरियल के अंदर गुण होता है कि जब करंट उससे फ्लो करती है तो वो मटेरियल करंट के फ्लो को एक तरह से रोकता है, एक अपोजिशन करता है। उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस 100 ओम, रेजिस्टेंस 50 ओम, 20 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का वो गुण है जिसकी जो बताता है कि उस मटेरियल से हो करके अगर कोई करंट गुजरेगी तो उसको कितना रुकावट महसूस होगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब है जो करंट का फ्लो है, जो करंट उसमें से फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो क्या होगा, अच्छा होता जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट फ्लो उतना अच्छा होगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, गुड कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल से सिल्वर आता है। सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कॉपर है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। एल्युमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर मतलब वो होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस काफी कम होता है और इस वजह से करंट का फ्लो काफी आसानी से हो जाता है। करंट का फ्लो जब आसानी से हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं कंडक्टेंस, उसका अच्छा है, मटेरियल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अच्छा है। अब सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स आर दे हैव सम सुपीरियर प्रॉपर्टी। उनमें कुछ सुपर गुण होता है। सुपर गुण ये होता है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है। आप कहो कितना हो सकता है, हमने कहा इनका रेजिस्टेंस मान लो जीरो होता है। इतना कम, कितना कम, लगभग लगभग जीरो। तो आप कहोगे यानी करंट के फ्लो को होने में कोई रुकावट ही नहीं हो रही, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं हो रही। करंट बड़ी आसानी से उस मटेरियल से होकर गुजरती हुई चली जाएगी। अब ये आइडिया ही अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसा मटेरियल जिससे करंट को कोई रुकावट ही ना हो, करंट बड़े आराम से फ्लो होकर चली जाए, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पे आसान हो जाती हैं। जैसे करंट, जूल ने बताया था कि जब करंट किसी कंडक्टर से गुजरती है तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस गुण होता है, इसकी वजह से उस करंट की ऊर्जा का एक हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जूल का इफेक्ट है। इसी वजह से आप घरों में हीटर यूज करते हो, जो हम लोग रूम को गर्म करने के लिए हीटर वगैरह यूज करते हैं, वो इसी पे यूज करते हैं। फिलामेंट जो बल्ब होते हैं, जो पहले तार वाले बल्ब आते थे, फिलामेंट वाले, कांच वाले, उनमें भी यही प्रिंसिपल काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन गन ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये प्रिंसिपल अपने आप बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम एक ऐसे मटेरियल की खोज कर चुके हैं जिस मटेरियल में अगर आप करंट को फ्लो कराओगे, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस नहीं है तो वहां कोई भी जूल इफेक्ट काम नहीं होगा। वहां उस करंट की ऊर्जा का कोई भी हिस्सा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम हीटर की तरह से काम ले रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हमारी करंट हीट में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर हम घर में हीटर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो भी बिना हमारे चाहे भी हमारे जो तारों में करंट बहती है, वो कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए आप जब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो, तो आप देखते हो थोड़ी देर चार्ज होने के बाद जब चार्जर को निकालो, उसको पिन को टच करो, तो आपको वो गर्म महसूस होती है। वो जो प्लग जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है। गर्माहट क्यों आ रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ न कुछ तो होता ही है ना मटेरियल्स का, उसकी वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। तो पहली परिभाषा आपको क्या समझ में आई? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, जिनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, वो नहीं बिल्कुल ज़ीरो, तो कम से कम ज़ीरो के निकट होता है। ज़ीरो के निकट होने की वजह से उससे करंट का फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाता है, और ऐसी इस सुपीरियर प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें। एक डच फिजिसिस्ट रहे हैं, जिनका नाम था ओन्स, क्रेमिंग ओन्स। तो ओन्स एक बहुत ही मतलब विद्वान व्यक्ति रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में ही अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने रेफ्रिजरेशन के ऊपर काफ़ी काम किया था। मतलब कैसे हम गैसें को ठंडा कर सकते हैं, कितना ठंडा करें? 0 डिग्री पे नहीं, 0 से -20, -50, -10 तक। तो ये जो प्रोसेस था, लिक्विफिकेशन वाला प्रोसेस, इस पे उनकी रिसर्च थी, उनकी कामयाबी थी। 1908 में उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने हीलियम गैस, जो कि एक रेयर गैस है, उस हीलियम गैस को बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको लिक्विफाई कर लिया। तो 1908 में उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की, जिसको हम कहते हैं लिक्विड हीलियम की खोज की। हीलियम तो खोज हो चुकी थी, हीलियम को लिक्विफाई किया, और लिक्विफाई करने के लिए ये कितना चले गए? -269 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह लो लगभग 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। तो अब 4.2 केल्विन है, तो इसी अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो ये -269 हो जाएगा। हम लगभग की बात कर रहे हैं। तो इतना कम टेम्परेचर, आप सोचो फ्रिज जो होता है वो पानी को जमा देता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप 0 से चले गए नीचे -10, -100, -200, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द एक्सट्रीम। दिस इज सो लो टेम्परेचर की, मतलब दिस इज फिनोमिनल। अब इतना लो टेम्परेचर जब मिल चुका उनको, तो दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना लो टेम्परेचर पाया। अब एक ज़ाहिर-सी बात है, इतना तेज़ दिमाग का व्यक्ति रहा होगा, तुरंत उनके दिमाग में आया कि चलो ऐसा देखते हैं, इतने लो टेम्परेचर होने पर हमारे जो जो हम नॉर्मल लाइफ में फिज़िक्स देखते हैं, तारों में बहने वाली करंट की फिज़िक्स होती है, इन पे क्या असर पड़ता है? फिर वो क्या करते हैं, उस समय उनके पास जो मटेरियल होते हैं, जो उनके लैब के मटेरियल होते हैं, जिनके तार होते हैं, जिनको वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनके रेजिस्टेंस को इस लो टेम्परेचर पे देखना शुरू करते हैं। तो अगला जो उनका इस लिक्विफिकेशन के बाद आगे क्या करते हैं ओन्स, वो लो टेम्परेचर पर डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं। एक ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हो। एक ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ग्राफ टेम्परेचर का है और इस तरफ उसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोध करने की गुण। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को ठंडा करते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है। रेजिस्टिविटी इस तरह से एक लीनियर तरीके से कम हो रही है। अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाओ, तो नॉर्मली क्या होता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी इसी हिसाब से कम होती जाती है, और एक ऐसा होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप पहुँचोगे, तो भी उसकी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होगी। इतनी रेजिस्टिविटी मटेरियल के अंदर बची रह जाएगी। अब ये क्यों बची रह जाती है, इसकी अपनी थ्योरी है। इसमें इम्प्योरिटी का भी रोल है, लैटिस डिफॉर्मेशन का भी रोल है, लैटिस डिफेक्ट का भी रोल है, बहुत सारे कारण हैं छोटे-छोटे। लेकिन कुल मिला के क्या होता है, समान रूप से जो मटेरियल होते हैं, उनमें थ्योरी जो है हमारे पास वो कहती है, वो हमको बताती है मैथमेटिकली, कि अगर आप बहुत कम टेम्परेचर भी कर दो, तो भी एक रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाएगा। ये चीज़ें थ्योरी के हिसाब से थी। जब क्रेमिंग ओन्स को पहली बार इतना लो टेम्परेचर मिलता है, तो कहते चलो इसी थ्योरी को चेक करते हैं, और इसी थ्योरी को चेक करने के लिए वो भाँति-भाँति के मटेरियल्स को उस लिक्विड हीलियम के साथ प्रयोग करते हैं, उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं, उसके रेजिस्टेंस का। कई मटेरियल में वो थ्योरी सही पाते हैं,
कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे चांदी है। चांदी को जो वो इस तरह से तार डुबोते हैं तो पाते हैं कि चांदी में एक रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन रहता है। उसको हम अब ना 0 तो कम से कम 4 तो यही होगा ना, 4.2 मतलब 0 से थोड़ा ही ज़्यादा। इतने लो टेम्परेचर तक ला करके देख रहे थे कि हाँ, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आश्चर्य कब होता है? आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने कुछ खास तरह के जैसे लेड है, लेड को रखा, लेड के साथ उन्होंने एक प्रयोग किया। अब जरा हम जूम करके बताते हैं कि इस जगह पे लेड के साथ क्या हुआ। लेड के साथ क्या हुआ, इसको मैं एक नया फिगर बना देता हूं आपके लिए। लेड के साथ उन्होंने क्या देखा, 4.2 केल्विन पर जैसे अगर आप एक ग्राफ बनाएं, इस तरह ग्राफ बनाएं, यहाँ पर मान लो 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, तो ये 4 और यहाँ पे मान लो 4.2 केल्विन ये टेम्परेचर है। इधर से हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है। किसका ग्राफ है ये? लेड के लिए टेम्परेचर कम होने के साथ जो ग्राफ जैसे यहाँ लीनियर दिखता है वैसे यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये यहाँ पहुंचा 4.2 करीब, तो हमने इस हिस्से को जूम करके यहाँ पर आपके सामने दिखा रहे हैं। तो जैसे वो यहाँ पहुंचता है, तो जैसे 4.2 के करीब पहुंचा, एकदम से उसका रेजिस्टेंस 0 की तरफ होकर इस तरह हो गया। तो हल्का सा यहाँ ट्विस्ट होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता, हल्का सा इस तरह से मुड़ता है। आपके साथ क्या है, इससे पहले वाले जो मटेरियल थे उनके लिए ग्राफ बिल्कुल सीधा आकर के यहाँ कहीं मिल रहा था। जैसे यहाँ देखो, ग्राफ यहाँ कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन लेड के लिए क्या देखा उन्होंने, लेड के लिए पाया कि एकदम से ग्राफ सीधा सीधा चला आ रहा है टेम्परेचर कम होने के साथ, लेकिन एक खास रीजन में आते, अब यहाँ पर एक खास रीजन है यहाँ पर, इस रीजन में आते ही एकदम से रेजिस्टेंस 0 होता है और बहुत तेजी से रेजिस्टेंस 0 की तरफ अप्रोच करता है। ये एक नई चीज थी, एक नई बात थी, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल एकदम से 0 रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच जा रहा था। अब अगर आप 4.2 से और कम करोगे तो यहाँ देख रहे रेजिस्टेंस कितना है, बिल्कुल 0 के पास है। और 0 रेजिस्टेंस होना क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस अवस्था को कहते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। क्यों कह रहे हो ऐसा सुपर कंडक्टिंग स्टेट? क्योंकि नाउ द मटेरियल हैज बीन कन्वर्टेड टू सुपर कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर? अ मटेरियल विथ 0 रेजिस्टेंस इज अ सुपर कंडक्टिविटी। तो इज अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारा मटेरियल जो था वो एक नॉर्मल मटेरियल था, तो ये उसकी सामान्य अवस्था थी, नॉर्मल अवस्था थी। तो एक मटेरियल अचानक से नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कब बदला? जब उसका टेम्परेचर 4.2 हुआ। तो T को हम कह देते हैं 4.2 केल्विन को, इसको हम एक खास नाम देते हैं जिसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों कह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर? क्योंकि अगर आप 4.2 से ज्यादा पे हो, 4.5, 4.75 केल्विन पे हो, तो आपकी जो पदार्थ है उसकी अवस्था नॉर्मल अवस्था होगी, उसमें वैसे ही आपके रेजिस्टेंस जो हाई वैल्यू होती है उतनी रहेगी। लेकिन जैसे आप 4.2 या उससे कम आते हो तो मटेरियल जो होता है एकदम से अपनी रेजिस्टिविटी को घटा करके 0 के करीब पहुंचा देता है, और वो रेजिस्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस का ना होना एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहलाती है। तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा नोट्स में। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कैसे मटेरियल पहली बार जब क्रैमिंग ओन का प्रयोग हुआ था, तो कैसे मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट हुआ था। और ये अभी भी हम बात कर रहे हैं 1911 के करीब है। ये डिस्कवरी अपने जमाने की बड़ी डिस्कवरी थी, और बाद में आगे जा करके इन सब प्रयोगों के लिए ओन को आई थिंक 1913 का नोबेल पुरस्कार, जस्ट विश्व युद्ध शुरू होने से पहले का फिजिक्स का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। वो इसका डिजर्व भी करते थे। उसके बाद फिर बहुत सारे मटेरियल उसके बाद आए। जैसे उसके बाद आपके पास लेड के साथ है नियोबियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया। ऐसे कई सारे मटेरियल जो थे उनकी डिस्कवरी होती रही। तो जैसे समय बीतता गया, हमारे पास नए नए मटेरियल भी लोगों ने खोजने शुरू कर दिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल के अगर हम नाम लें, जैसे आपका मरकरी है, ठीक है, मरकरी के साथ ये देखा, इवन ये मरकरी के साथ देखा, लेड के साथ देखा, येट्रियम के साथ देखा, ऐसे ही लैंथेनम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड है। बहुत सारी फैमिली ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्रिएट होने शुरू हो गए, डिस्कवरी होनी शुरू हो गई। से कुछ हम आपको नोट्स में लिखा देंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, टिन है, मरकरी है, लेड है, नियोबियम टिन है, लिथियम सीरीज के एलिमेंट है, येट्रियम सीरीज के एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो कि आने वाले वर्षों में खोजे गए, और उनका टेम्परेचर जो है वो 4.2 से कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, कुछ का बहुत ज्यादा, कुछ का बहुत कम था। we get a variety of superconductors in the coming years.
उसके बाद अगली डिस्कवरी, अगला ब्रेक थ्रू कब हुआ? अगला ब्रेक थ्रू करीब-करीब 1930 के समय हुआ। 1930 का जो समय था, उस दौरान एक प्रयोग किया गया। एक प्रयोग किया गया जिसमें मेसनर इफ़ेक्ट की बात हमारे सामने आती है। अब ज़रा समझें, 1913, 1911 में डिस्कवर हुआ है आपका सुपर कंडक्टर। 1913 में उसको पुरस्कृत कर दिया गया है कैमिंग को उनकी डिस्कवरी के लिए। उसके बाद उसके ऊपर तरह-तरह के प्रयोग होते रहे पूरी दुनिया में, और उस दुनिया में प्रयोग होने के दौरान लोगों के सामने एक और सवाल आया। एक सवाल सीधी-सी बात है कि क्या हम किसी सुपर कंडक्टर को सिर्फ़ टेम्परेचर कम करके ही पा सकते हैं? मतलब क्या हम किसी मटेरियल को ठंडा करना शुरू कर दें, तो जब ठंडा करते उसको बहुत ठंडा कर देंगे, तो क्या वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा? तो जवाब आया नहीं, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल चांदी को देखो, चांदी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चांदी कितना भी आप ठंडा कर दो, सिल्वर कितना भी ठंडा कर दो, सिल्वर कभी भी सुपर कंडक्टर नहीं बनता। सिल्वर हमेशा एक गुड कंडक्टर ही रहता है। इवन बहुत कम टेम्परेचर पे भी उसके अंदर एक रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, एक रेसिडुअल रेजिस्टेंस बचा रह जाता है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर कंडक्टर ठंडा होकर के सुपर कंडक्टर ही बन जाए, बल्कि आश्चर्य तो आगे जाकर के हुआ जब लोगों ने देखा कि कुछ ऑक्साइड्स थे। कुछ ऑक्साइड्स सामान्य रूप से इंसुलेटर होते हैं। आप सिलिका ऑक्साइड ले लो, आप बेरियम ऑक्साइड ले लो, आप कोई भी ऑक्साइड ले लो। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो जैसे कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ऑक्साइड हो गया मान लें। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के होते हैं। मतलब अगर आपने किसी ऑक्साइड कोई तार बनाया, आपने बैटरी लगाई, तो बैटरी से करंट उससे फ्लो नहीं होते। इट्स वेरी मच लाइक रबर, लकड़ी जैसे होते हैं। तो समान रूप से ऑक्साइड्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। लेकिन आश्चर्य तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब लोगों ने क्या पाया कि कुछ ऑक्साइड्स ठंडा करने पर सुपर कंडक्टर बन जा रहे थे। देखिए कितना कमाल की बात है। चांदी जैसा बहुत अच्छा कंडक्टर ठंडा होने के बावजूद भी सुपर कंडक्टर नहीं बन रहा है। वहीं कुछ ऑक्साइड्स जो हैं, जो कि समान रूप से इंसुलेटर होते हैं, बिल्कुल करंट को फ्लो नहीं करते, वो सुपर कंडक्टर बन जा रहे थे। इस तरह के जो प्रयोग थे, इन्होंने बहुत सारी उम्मीद जगाई लोगों में कि चलो कुछ और भी देखा जाए। इसी में एक सवाल था कि क्या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कम करने से ही हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर स्टेट में कन्वर्ट होगा, या कोई और भी कारण है, कोई और भी गुण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता हो। और मेसनर इफेक्ट को समझने से पहले हम एक और प्रॉपर्टी की सुपर कंडक्टिविटी में अपना रोल समझने की कोशिश करेंगे, और वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमारे सुपर कंडक्टिंग अवस्था को प्रभावित करती है, इसके ऊपर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम माइजनर इफेक्ट पर जाएंगे। हमारे लिए आसान होगा माइजनर इफेक्ट को डिकोड करना। देखिए ऐसा होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के सिंबल आते हैं, एक होता है बी, एक होता है एच। समान रूप से बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी जो होता है, बी सिंबल हम यूज करते हैं उस स्थिति में जब किसी मटेरियल के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। एच क्या होता है? एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच जो होता है, इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी मटेरियल के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो किसी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, उसको हम बी से डिनोट करते हैं। और जब हम किसी मटेरियल के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाहरी चुंबकों की हेल्प से, तो उसको एच कहते हैं। और याद रखना कि जो बी अपॉन म्यू नॉट कर दोगे तो आपको एच मिल जाएगा। तो बी और एच मिले जुले एक ही चीजें हैं। एक मोटे मोटे सेंस में आप मैग्नेटिक फील्ड ही समझिए, लेकिन थोड़ा सा बारीकी अपने पास रखिएगा। इससे क्या होगा ना, आपके आंसर की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। तो आप क्या यूज करोगे? चूंकि हम सुपर कंडक्टर के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो हम बी की बात नहीं करेंगे, हम एच की बात करेंगे। कर सकते हो, बी की बहुत सारी किताबें बी के साथ भी लिखती हैं, ठीक है, वो लिख रही हैं, उन्होंने उतना ज्यादा चीजों को उतना प्यूरिफाई नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ परफेक्शन। इट इज जस्ट लाइक आप एक पानी को उबाल के पीते हो, आप मिनरल वाटर पीते हो, या आप सीधे जाकर किसी भी नल से पानी पी लेते हो। दोनों से प्यासी बुझनी है, बस जो अंतर है वो हाइजीन का अंतर है, सोफिस्टिकेशन का अंतर है, प्योरिटी का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो दो चीजें हैं, ठीक है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। दिस इज द ग्राफ। कैसे आया, कहां से आया, प्रयोग क्या था, वी आर नॉट गोइंग टू टेक
मतलब एड्रेस दोस इश्यूज, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इस ग्राफ का जो ये हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और जो ये हिस्सा है दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल स्टेट। बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, जरा समझेंगे इस चीज को। मान ये है क्रिटिकल टेम्परेचर और ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। जरा समझे इस बात को। मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 4.2 केल्विन है। आपके पास एक मटेरियल है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है। मतलब क्या है 4.2 केल्विन का, यानी अगर आप उस मटेरियल को ठंडा करते करते 4.2 केल्विन तक ले आओगे तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ग्राफ में थोड़ी सी बारीकी आ गई है। मान लीजिए जब आपने इसको 4.2 केल्विन किया है, उस समय आपने मटेरियल के ऊपर सपोज 0.1 टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 0.01 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है या लगी हुई है। तो मटेरियल कैसा है, मटेरियल के चारों तरफ ऐसा नहीं कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, मटेरियल के चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आपने लगा रखी है। तो अब आप इस ग्राफ के हिसाब से क्या करें, इस मैग्नेटिक फील्ड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और जो ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाली वैल्यू है यहां से एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करिए। देखो क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आ रहा है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब बच्चों ये निकल के आता है कि अगर आपने मटेरियल को ठंडा करने के लिए 4.2 केल्विन टेम्परेचर लगाया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.01 टेस्ला है, तो क्या होगा, मटेरियल सुपरकंडक्टर नहीं बनेगा, मटेरियल नॉर्मल ही रहेगा। कहोगे सर ये क्या आप कह रहे हो, अभी तो आपने कहा किसी मटेरियल को अगर हम उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ठंडा कर दे तो वो, या क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दे कम से कम, तो सुपर कंडक्टर बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन अब एक चीज और समझनी है, उस दौरान हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मान के बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मान रहे थे। लेकिन 1913 के बाद, 1911 के बाद जो बहुत सारे प्रयोग हुए पूरी दुनिया में, रसिया से लेकर के स्वीडन से लेकर के हर जगह पर, उन प्रयोगों से एक बात समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का ही रोल यहाँ पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल सुपर कंडक्टर की अवस्था को प्रभावित करता है। सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते समय हमें टेम्परेचर को भी समझना है और मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना है। इसी से ही हम मेसनर इफेक्ट का रास्ता आगे जाकर के बनाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे ओके, इसका मतलब है अगर हमने मटेरियल को 4.2 तक ठंडा कर दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वहां लगी है तो मटेरियल सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा। तो अब क्या करें, मटेरियल को हमें सुपर कंडक्टर बनाना है, हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करो क्या बेटा, आप इसको 4.2 से और कम करो ठंडा। मान लो आपने 4 पे कर दिया, ये 4.2 था, 4 पे कर दिया, तो अगर आपने टेम्परेचर 4 कर दिया तो उस समय आप जब यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे इस मैग्नेटिक फील्ड और आपके टेम्परेचर का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आया, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस मीन्स कि नाउ द मटेरियल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। सो अगर आपको किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाना है और आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है या नहीं हटा सकते, लगी है, तो ऐसी अवस्था में आपको टेम्परेचर इतना कम करना पड़ेगा कि आप उस मटेरियल को इस जो सेमी पैराबोलिक कर्व है इसके अंदर ले आए। तो आपने कहा अच्छा सर, मान लीजिए हमने अभी लाइन को ऊपर बढ़ा दें, मान लीजिए आपने 4 तक ठंडा कर दिया, 4 केल्विन तक, और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी 0.9 टेस्ला, तो क्या होगा, तो अगर 0.9 टेस्ला लगा दी तो देखो फिर 4 केल्विन का ही इंटरसेक्शन पॉइंट नॉर्मल स्टेट में चला गया। अब ऐसी स्थिति में आपको इसको कितना ठंडा करना पड़ेगा, इसको इतना ठंडा करना पड़ेगा कि यहां आ जाए, यानी हो सकता है आपको 2.8 केल्विन तक ठंडा करना पड़े। तो देख क्या रहे हो, जैसे जैसे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो मटेरियल की, आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए आपने ये किया 0.095, तो ऐसी स्थिति में आपको ठंडा करने के लिए उसको 1 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा। आपने किया 0.99, ऐसी स्थिति में आपको उसको बहुत कम, हो सकता है हाफ केल्विन तक ठंडा करना पड़े, क्योंकि अब इंटरसेक्शन पॉइंट यही कर रहा है। और यहां से आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है जिसको कि हम नाम देते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जब
आप भले ही क्रिटिकल टेम्परेचर 0 कर दो, अगर आपने मान लो उस मटेरियल का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया, ऐसी स्थिति में आप इस वैल्यू की ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने इस वैल्यू से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये कौन सी स्टेट है, ये वही नॉर्मल स्टेट है। इसका मतलब ये निकल के आता है, अगर आपने किसी मटेरियल को ठंडा करते करते हद से हद हम 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, दिस इज द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो अब क्या हुआ, ये कहलाएगी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर जवाब ये आता है कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए जरूरी है जब आप 0 केल्विन तक ठंडा कर दो। यानी अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वो मटेरियल किसी भी हाल में सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा, भले ही आप उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर ले जाओ। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है हमारा कि हम टेम्परेचर घटाते घटाते 0 कर देंगे तो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा, नहीं बनेगा अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उस पर लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। तो अब इस तरह से हमारे पास दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो जैसे यहाँ पे 0.1 टेस्ला, ये 0.1 टेस्ला क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है अगर आपने कोई टेम्परेचर T रखा है, ठीक है। तो अगर आपने उससे कम किया टेम्परेचर तो हमारे पास एक है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T, एक है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0 से यहाँ पर मान लो 0.099 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने लगा दिया तो मटेरियल 0 केल्विन होने के बावजूद भी कभी भी सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है, एक तो है देखा हमने इस मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था TC, ये क्रिटिकल टेम्परेचर उस समय डिफाइन किया था जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। तो देखो यहाँ पर ये एक वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो उस समय जो टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हो वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी 0 मैग्नेटिक फील्ड पे किसी मटेरियल को इस टेम्परेचर तक ठंडा कर दोगे तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। दूसरी तरफ जब आपका टेम्परेचर 0 है तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लगा रखी है और उसका तापमान 0 केल्विन भी कर दिया है तभी वो सुपर कंडक्टर रहेगा, इससे ज्यादा गया मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो हमारे पास चार वेरिएबल है, एक तो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टेम्परेचर T, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0 केल्विन, क्रिटिकल टेम्परेचर TC और कोई टेम्परेचर जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं T। जैसे हमने TC तो है 4.2 और हमने एक खास मैग्नेटिक फील्ड पे कितना किया टेम्परेचर 4, तो जो 4 केल्विन होगा ये वाला T होगा और 4.2 जो TC होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चार वेरिएबल निकल के आते हैं। आपको ये वेरिएबल पहचानने बहुत जरूरी है, हमेशा इसको पहचाने रहिएगा कि ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी टेम्परेचर पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है 0 केल्विन टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा टेम्परेचर है, इस तरह कोई एक टेम्परेचर जो इन दो लिमिट के बीच में हो सकता है। TC क्या है, वो टेम्परेचर जिसके कम मैग्नेटिक, जिससे कम पे सुपर कंडक्टिविटी हो सकती है 0 मैग्नेटिक फील्ड पे, इसके आगे जाने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि फिर तो मटेरियल वैसे भी सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा। तो ये जो ग्राफ है इन दोनों के बीच में ये कैसा है, ये असल में ऐसा अगर इसको हम कर दें तो पैराबोलिक ग्राफ होता, लेकिन हमने चूंकि सिर्फ इसी तरफ रखना है जो पॉजिटिव टेम्परेचर एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो ग्राफ आता है इसका जो कह सकते हो फॉर्मूला होता है वो HC एट एनी टेम्परेचर T इज HC एट टेम्परेचर 0 केल्विन 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर ये सारे जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल थे हमने सारे यूज किए, HC एट एनी टेम्परेचर T, HC at 0 temperature, T is the unknown temperature, TC is the critical magnetic field। यहाँ जो स्क्वायर है ये इस पैराबोलिक बिहेवियर को शो कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किस तरह से, समझाइए कि किस तरह से हमारा जो सुपर कंडक्टर होता है उसका व्यवहार ना केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बल्कि साथ ही साथ वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई इस तरह की बातें डिस्कस होनी शुरू हो गई तो यहाँ पर अब हम माइजनर इफेक्ट की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट
एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जब हमने सुपर कंडक्टिविटी को समझना शुरू किया। सुपर कंडक्टिविटी क्यों होती है, सवाल तो उसी समय शुरू हो गया जब सुपर कंडक्टिविटी की पहली बार केल्विन ओह्म ने खोज की थी। फिर सवाल ये हुआ कि आखिर इनके होने का कारण क्या है, इसके पीछे माइक्रोस्कोपिक कारण क्या है, कौन से प्रिंसिपल उसके पीछे काम कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ों की शुरुआत एक तरह से मेसनर के इस प्रयोग से और अच्छे से होनी शुरू हो गई। आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, ये हमारा सैंपल है, हमें क्लासिकल डिजाइन की बात कर रहे हैं। ये टेम्परेचर ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं है, मतलब मटेरियल है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। एक नॉर्मल मटेरियल, मान लीजिए एक मरकरी है या एक एल्यूमिनियम है जिसमें कि नॉर्मली एक रेजिस्टेंस होता है। आपने क्या किया, इधर एक नॉर्थ पोल है, इसको हटा देते हैं, इधर एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से है जो इस मटेरियल से होकर के जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस मटेरियल से होकर के जा रही है। तो हमारा मटेरियल जो है, जब मटेरियल से होकर के मैग्नेटिक लाइन जाएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मटेरियल हमारा चुंबकीय अवस्था को प्राप्त कर लेगा। फिर हम क्या करें, हमने इस मटेरियल को ठंडा करना शुरू किया। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चैम्बर लगा है, उस चैम्बर से हमने उसको, उसमें कुछ तरीके की एक्सपेरिमेंटल जिसे ठंडा होना शुरू हो गया। तो क्या हमने किया, हमने की कूलिंग। कूलिंग की जिस भी तरीके से हम कर पा रहे हैं कूलिंग की, हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर फिजिक्स की बात है, वी आर जस्ट, हमने कूलिंग की। कूलिंग की, इतनी कूलिंग की कि अब मटेरियल जो है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, लगभग जीरो हो गया। यानी कि पहले मटेरियल क्या था, नॉर्मल अवस्था में था, अब मटेरियल क्या हो गया, सुपर कंडक्टिंग अवस्था में हो गया है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जो नॉर्थ और साउथ से हो करके मैग्नेटिक लाइंस इसमें से जा रही थी, जैसे यहाँ जा रही, इन पे कोई फर्क पड़ेगा? माइसनर ने कहा बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि वो मैग्नेटिक लाइंस अब इस तरह से जा रही होंगी। क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक लाइन इस मटेरियल से बाहर फेंक दी गई, एक्सपेल्ड कर दी गई है, वहां से निकाल दी गई है। तो पहले जो मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल से होके गुजरती थी, अब सुपर कंडक्टर बनने के बाद वो मैग्नेटिक लाइंस इस मटेरियल से बाहर फेंक दी गई। ये क्या हुआ, इस चीज को हम पहले भी जानते, सुपर कंडक्टिविटी का अध्ययन करने से पहले भी हम इस बात को जानते थे कि मटेरियल चुंबकीय आधार पर, मैग्नेटिक आधार पर तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अट्रैक्ट होते हैं, बट बहुत ही फीबल तरीके से, बहुत ही कमजोर तरीके से, हम देख नहीं सकते। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागते हैं। चुंबकीय, चुंबक ले जाओगे तो दूर भागेंगे, लेकिन ये प्रभाव हम सामान्य रूप से नहीं देखते बिकॉज ये इफेक्ट बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर जो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनते ही क्या कर रहा है, अपने से बाहर ढकेल दे रहा है, जितनी मैग्नेटिक लाइन है अपने से बाहर ढकेल दे रहा है। और कोई मटेरियल जब मैग्नेटिक लाइन को बाहर ढकेल रहा है, इसका एक मतलब ये होता है कि वो मैग्नेटिक लाइन से नफरत कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन से चिढ़ रहा है, मैग्नेटिक लाइन को एक्सपेल कर रहा है, यानी मैग्नेटिक लाइन से दूर भाग रहा है, या कह लो चुंबक से दूर भाग रहा है। यानी या दूसरे शब्दों में कहें कि वो कैसा मटेरियल हो चुका है, वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल हो चुका है। डायामैग्नेटिक का मतलब ये होता है एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से, बाहर से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागे। ये अपने आप एक नया गुण था। शुरू में लोगों ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है, इसी वजह से हमारा मटेरियल डायामैग्नेटिक हो चुका है। मतलब भाई ठंडा किया, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से उसमें करंट भी आराम से फ्लो कर रही है और उसमें से लाइनें बाहर निकल जा रही। शुरू में लोगों का यही डाउट था कि रेजिस्टिविटी जीरो हो जाने की वजह से ही ये डायामैग्नेटिक प्रभाव आया है, तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन समय के साथ लोगों ने, लॉन्डन और उसके बाद गेंजनबर्ग, लेडाउ, ऐसे बहुत सारे फिजिसिस्ट आए, बड़े बड़े बेहतरीन दिमाग के लोग, उन्होंने कहा नो नो नो, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। उन्होंने मैक्सवेल की थ्योरीज, अब मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर स्टडी। उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस जीरो अगर
जो कि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 होता है, अगर हम रेजिस्टेंस 0 कह रहे हैं और फिर इसकी वजह से रेजिस्टिविटी 0 कह रहे हैं, फिर इसकी वजह से ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ को हम फिर मैक्सवेल इक्वेशन रखें, तो मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये कहती है कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आप रेजिस्टेंस 0 होता है जो कि सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, इसको लेकर के मैक्सवेल की थ्योरी यूज करोगे तो मैक्सवेल थ्योरी बताएगी कि रेजिस्टेंस 0 होना हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक लाइनें हैं ये इसके अंदर से जानी चाहिए, तभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, मटेरियल पूरी तरह से डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का 0 होना एक दूसरी प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर्स की, और मैग्नेटिक लाइन का बाहर फेंक देना एक दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर की। तो सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि सुपर कंडक्टिंग अवस्था में आते ही मैग्नेटिक लाइनों को बाहर फेंक देता है। ये उसका एक नया गुण है। ये गुण इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी 0 हो जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी सैंपल को और उसके ऊपर चुंबक लगाते हैं और जैसे मटेरियल को सुपर कंडक्टर कन्वर्ट कर देते हैं, तो मटेरियल में दो बदलाव होते हैं। एक बदलाव होता है कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, दूसरा बदलाव होता है कि उसके अंदर एक ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो अपने से गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइन को बाहर एक्सपेल कर देता है। अब हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है इसी वजह से वो लाइनों को बाहर फेंक दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्ट। अगर आपके पास है तो ये मिसकंसेप्ट है। These two are different things. That is why Meissner effect is so important, because Meissner ने सुपर कंडक्टर्स की एक नए गुण को हमारे सामने रखा था, इसीलिए हम मेजनर इफेक्ट को ऐसा पढ़ते हैं। अब जब वो डायमैग्नेटिक होता है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के गुण होता है, और वो होता है कि उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हमेशा -1 होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि मटेरियल डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये हो गया हमारे पास एक तरीका। तो मेजनर इफेक्ट जो टॉपिक है उसमें आपको ये लिखना होगा, और अगेन जैसा कि नोट्स में लिखा होगा आप उसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा और इनको वहां पर लिख दीजिएगा। इस तरह के डायग्राम भी मैंने वहां बनाए हैं, आप उससे भी उसको देख लीजिएगा। अब क्या हुआ ये जो चीज थी, जब जैसे मेजनर इफेक्ट आया 1933, आई एम नॉट वेरी, मतलब मुझे वो शायद सन थोड़ा आगे पीछे हो जाए, 1933 की बात है। 1933 में ऐसा हुआ। 1935 में दो भाई थे, एफ लॉन्डन एंड एच लॉन्डन आई थिंक थे। तो लॉन्डन ब्रदर्स ने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी में उन्होंने कैसमीर के एक फिजिसिस्ट थे, कैसमीर, उनकी टू फ्लूइड कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया और उसको प्रपोज करके उन्होंने लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ जैसी कोई बात बताई, और वो एक अच्छी थ्योरी थी। फिर जिसके बाद फिर लैंडाउ एंड गैजनबर्ग, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग राइट, लैंडाउ एंड गैजनबर्ग की थ्योरी आई एंड इट बिकम अ ह्यूज सक्सेसफुल थ्योरी थी, जो कि काफ़ी हद तक चीज़ों को अच्छे समझा रही है। फिर बोरिसोव, फिर और भी लोग उसमें आते रहते हैं और सुपर कंडक्टर्स को वो थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। एक फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी है लैंडाउ एंड गैजनबर्ग की। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे अपने समय के फिजिक्स की दुनिया में। तो बोरिसोव और गैजनबर्ग को तो बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था, लैंडाउ को तो पहले मिल चुका था। तो इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी अच्छी थ्योरी थी अपने समय के, रशियन फिजिसिस्ट थे। उनके बाद शायद उनका स्टूडेंट है या उनके कलीग जो भी रहे हों, बोरिसोव आई थिंक वो थे। तो बोरिसोव ने प्रूव किया कि अगर आप लैंडाउ गैजनबर्ग थ्योरी को और अच्छे तरीके से उस पर रिनॉर्मलाइजेशन कंडीशन के तहत उसको देखोगे तो आप पाओगे कि वो थ्योरी कहती है कि सुपर कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, और उस थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि एक सुपर कंडक्टर होता है जिसको कहते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर, और एक सुपर कंडक्टर होता है जिसे कहेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनमें वॉर्टेक्स स्टेट होती है। बोरिसोव का काम वॉर्टेक्स पे था, वो नोबेल भी उनको इसी सारे काम के लिए मिला था। तो अब हम एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सारी थ्योरी का विकास होने के बाद वो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आया। लेकिन क्योंकि सिलेबस हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें सीधे उस क्लासिफिकेशन की बात करनी है, तो वो हमारा क्लासिफिकेशन है कि
how we can divide the superconductors into two categories. First is the type 1 superconductor and the second is type 2 superconductor. टाइप 1 सुपरकंडक्टर और टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें समझना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि डिटेल तो बहुत है भाई, डिटेल तो बहुत है। कितने बड़े बड़े दिमागों का काम है, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे हैं, मतलब दे कुदरत के करिश्मे थे वो सब अपने समय के, जिन्होंने इतना कुछ सोच लिया और इतना कुछ कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने उठाए और उसके ऐसे बेहतरीन बेहतरीन जवाब दिए कि आदमी बिल्कुल मुंह फैलाए देखता रह जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं कि क्या मतलब, कैसे लोग इतना सोच सकते हैं। तो हम दो तरह के सुपर कंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक होता है टाइप 1 सुपरकंडक्टर और दूसरा होता है टाइप 2 सुपरकंडक्टर। दो तरह के सुपरकंडक्टर। इन सुपरकंडक्टर्स को बनाने के लिए दो ग्राफ बनते, 2-3 ग्राफ हम बनाएंगे। और आपको जब भी ये सवाल का जवाब लिखना हो अपने पेपर में, बिल्कुल कोशिश करिएगा कि आपको वो डायग्राम बनाने हैं। इससे पहले जो डायग्राम मैंने बनाए हैं, उन डायग्रामों को जब आप बनाओगे ना, तो आप बिल्कुल एक अपने आंसर का लेवल बढ़ा दोगे, औसत से ऊपर हो जाओगे। देखो, एक हमने तो अभी तो कई तरह के ग्राफ खींचे, अब हम एक ग्राफ खींच रहे हैं एच मैंने बताया एच क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बाहर से जो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, ये एच है। ओके, जब मटेरियल के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगती है, तो मटेरियल के अंदर एक चुंबकत्व यानी मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है, इंड्यूस होता है। उस चुंबकीयकरण को, उस मैग्नेटाइजेशन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कि नाम m। हमने वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर यहां नहीं लगाया, तो दिस इज द मैग्नेटाइजेशन एंड दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब होता क्या है, हमारे पास एक मटेरियल है, मटेरियल पे हम H लगा रहे हैं। हमने देखा है कि हम किसी मटेरियल पे जितना चाहे उतना H नहीं लगा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपने करिएगा तो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी खो देता है। तो वही चीज होता है, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन आया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मान लो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो मटेरियल सुपर कंडक्टर नहीं रह जाएगा। तो इसकी बाउंड्री को हम बना लेते हैं। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मटेरियल मैग्नेटाइजेशन आया, मटेरियल मैग्नेटाइजेशन आया। जैसे आपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे थे क्रिटिकल वैल्यू तक आए, एकदम से साइंस मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। बिकॉज क्या हुआ, यहां तक मटेरियल कैसा था, सुपर कंडक्टिंग। इसको मैं अगर सेडेड लाइन से शो कर दूं, ये वो हिस्सा था जब तक हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर बना रहा, ये। और इसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल स्टेट। तो आप देख रहे हो, इस तरह के सुपर कंडक्टर को हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहते हैं। टाइप 1 का क्या परिभाषा निकल के आती है कि ऐसे सुपर कंडक्टर जिन पे जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, तो पहले तो उनका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि बाहर के मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कुछ चीजों को इंड्यूस कर रही है, कुछ इस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक सर्टेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू पा करके उनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एकदम से शट डाउन हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। तो उसके बाद मटेरियल नॉर्मलाइज्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को हम नाम देते हैं टाइप 1। अब कौन से मटेरियल टाइप 1 होते हैं, शुरू में जो सॉफ्ट मटेरियल, जिनको सॉफ्ट मटेरियल भी कहते हैं। सॉफ्ट सुपरकंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो Hc होता है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। कुछ अगर मैं नंबर बताऊं तो इसकी वैल्यू करीब करीब, जैसे आपके पास 50, इवन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला के बारे में बताऊं तो करीब करीब आपका हुआ 0. इसकी वैल्यू करीब करीब 0.041 टेस्ला। अगर हम इसके जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी के टर्म में बात करें तो 0.041 टेस्ला के करीब होता है। और अगर हम सीधे एच के बारे में बात करें तो ये एच जो होता है, एच की यूनिट होती है किलो एम्पियर पर मीटर। किलो एम्पियर पर मीटर एच की यूनिट होती है। तो करीब करीब जो ये वैल्यू होती है, ये 40 से 50 किलो एम्पियर पर मीटर तक होती है, किलो एम्पियर पर मीटर तक होती है। तो कुल मिला के 40-50 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होने वाला है, कोई ऐसा भयानक नंबर नहीं है। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में, तो इसका मतलब है मटेरियल को सुपर कंडक्टर से नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज टाइप 1 सुपरकंडक्टर या सॉफ्ट सुपरकंडक्टर।
सॉफ्ट का मतलब क्या है? सॉफ्ट मतलब जो जिसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। सपोज हमारे पास कुछ है, जैसे ये हमारे पास कागज है, ये सॉफ्ट है, तो कागज है तो हम इसको आसानी से इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम कहें नहीं कुछ हार्ड होता, अगर हार्ड होता तो भी जस्ट हम कितना भी कर लें कुछ ये नहीं टूट रहा है, इट्स हार्ड। ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकता, हमें बहुत प्रयास कर दें, कुछ ला के कुछ उसको कुछ पीस दें तो टूट तो जाएगा ही, बट नॉर्मल प्रैक्टिस से दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए दिस इज हार्ड, बट नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए दिस इज सॉफ्ट, दिस इज सॉफ्ट। ओके, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी है। इस पे एक बहुत ही नॉर्मल किस्म की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके आप इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हो, इसकी सुपर कंडक्टिविटी को इससे छीन सकते हो। दिस इज अ सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। Now, what do you mean by type 2 superconductors या hard superconductors? तो उसके लिए ग्राफ देखो कैसा होता है। उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास एक वैल्यू होती है Hc, जैसे यहाँ पर है वैसे वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू होती है Hc1, दो इसके पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक होती है Hc2, इसकी वैल्यू जो होती है वो 30 से 40 के बीच में होती है। जैसे यहाँ पर 40 से 50 के बीच में थी, तो इसकी वैल्यू 30 से 40 के बीच में होती है। लेकिन जो दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा होती है, यानी अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड की बात है। तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। जब देखिएगा आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ 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 इस वैल्यू तक पहुंची। उसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा कर दी तो जो टाइप 1 था, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा किया एकदम से वो नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे इस तरह से लॉस करेगा, और लॉस का जो रेट है वो लीनियर नहीं होता, कुछ एक्सपोनेंशियल होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ तो लीनियरली बढ़ा और यहाँ धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली घटा। तो ये तो अवस्था कौन सी है, ये है आपका प्योर सुपर कंडक्टर। जैसे ये था प्योर सुपर कंडक्टर वैसा था, लेकिन ये जो अवस्था थी ये एक मिक्स्ड स्टेट है, ये एक मिक्स्ड स्टेट है। ये बोरिसोव ने इसको नाम दिया था वॉर्टेक्स स्टेट। अब वॉर्टेक्स स्टेट क्यों कहते हैं, वॉर्टेक्स मतलब होता है भंवर। तो अगर हम थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाएं, जैसे हमारे पास एक सैंपल है मान लीजिए सुपर कंडक्टर का, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर मैग्नेटिक लाइन की इस तरह के भंवर बन जाते हैं, और ये जो लाइनें हैं मैग्नेटिक लाइन उन भंवरों से बाहर निकलती हैं। तो उस समय जब आप टाइप 2 सुपर कंडक्टर रखते हैं, इससे ज्यादा करते हो लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड से कम करते हो, तो उस पूरे सुपर कंडक्टर की शीट से इस तरह से जगह जगह पर से इस तरह से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, और उन मैग्नेटिक लाइन के इर्द गिर्द जो एक परसिस्टेंट करंट होती है, क्रिटिकल करंट होती है, वो घूमती रहती है। तो आप सोच लें कि इस पूरी अगर हमारे पास सुपर कंडक्टिंग शीट है तो शीट में छोटी छोटी भंवर बन जाती है, छोटी छोटी धाराएं गोल गोल घूमती हुई सर्कुलर लूप वाली धाराएं बन जाती हैं, उनको वॉर्टेक्स कहते हैं। तो उसको हम वॉर्टेक्स स्टेट कहते हैं। अगेन दिस इज अ नोबेल अवॉर्डी कॉन्सेप्ट। खैर, इसको मिक्स्ड स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अब मटेरियल पूरी तरह से सुपर कंडक्टर भी नहीं है और नॉर्मल स्टेट भी नहीं है, इट इज इन बिटवीन बोथ दीज कंडीशन। तो ये कुछ ऐसी अवस्था है मिक्स स्टेट कि जहां मैग्नेटिक लाइन, माइजनर इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, माइजनर इफेक्ट पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइन पूरी तरह से मटेरियल से बाहर भाग जाती है, मैग्नेटिक लाइन सुपर कंडक्टर से बाहर ढकेल दी जाती है। लेकिन जब वो इस अवस्था में होता है मिक्स स्टेट में, तो मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो आपके सुपर कंडक्टर्स में अंदर थोड़ा सा धंस जाती हैं, जैसे कि देखो धंस गई हैं और जगह जगह इस तरह गुच्छे के रूप में रहती हैं, लेकिन फिर भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो ही रहता है। तो मटेरियल सुपर कंडक्टर ही बना है, उसका रेजिस्टेंस जीरो ही है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइनें सब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा धंस चुकी हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो माइजनर इफेक्ट का बिल्कुल कड़ाई से पालन करते हैं। माइजनर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर है तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर होने की वजह से अपने अंदर से जितनी मैग्नेटिक लाइनें सबको बाहर ढकेल चुका होगा, कोई मैग्नेटिक लाइन उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन टाइप 2 सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपके द्वारा लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड Hc1 से Hc2 के बीच में है तो वो मैग्नेटिक लाइनें उस मटेरियल के अंदर प्रवेश कर चुकी होंगी, लेकिन गुच्छे के रूप में जगह जगह होंगी, वॉर्टेक्स फॉर्म करेंगी, इसीलिए इसको हम वॉर्टेक्स स्टेट कहेंगे या मिक्स स्टेट कहेंगे। लेकिन इस अवस्था में भी उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस जैसे यहाँ जीरो था वैसे यहाँ जीरो था, यहाँ कोई मैग्नेटिक लाइन का प्रवेश नहीं था, यहाँ मैग्नेटिक लाइनों का कुछ प्रवेश हो चुका है, वॉर्टेक्स बन चुकी है। तो दिस इज हाउ टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड।
थोड़ी बहुत डिटेलिंग और भी है, वो भी हम लोग वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो आप उसको लिख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, उसको तो आप हमेशा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद फिर एक और छोटी सी बात इस सिंगल क्लास के लिए, और वो छोटी सी बात ये है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो सुपर कंडक्टर्स थे, इनको प्राप्त करने के लिए आपको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना पड़ता था। बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत सारा खर्चा लगता था, बहुत सारा इक्विपमेंट लगते थे उसको ठंडा करने की, सुपर कंडक्टिविटी देखने के लिए। लोगों ने कहा कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होता अगर ये सारी घटना इस रूम टेम्परेचर पे होती, कि अब रूम टेम्परेचर पर हमने ऐसा तार बनाया जिसके रेजिस्टेंस 0 है, कितना बढ़िया है। आप उसको आप अपने कंप्यूटर में लगा लो, खेल रहे हो खूब सारा गेम, कंप्यूटर हीट ही नहीं कर रहा है। मोबाइल फ़ोन से बातें करो, हीट ही नहीं हो रहा है, वायरिंग चल रही है, एसी में लगा दिया है, बिजली खपत कम हो गई, क्योंकि जो तार खाती थी बिजली वो खत्म हो गई। तो हमारे पास हमेशा से ये था कि हम कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर खोज ले जाएं जो कि रूम टेम्परेचर पे काम करे। हालांकि सपना बहुत पुराना है, 100 साल तो हो ही गया है इस सपने को, 1911 की डिस्कवरी है, अब हम 2024 में हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि लोगों ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। 1980 के समय में एक बेनरोज एंड मुलर, ये दो व्यक्ति थे। बेनरोज वाज द सुपरवाइजर गाइड एंड मुलर वाज हिज स्टूडेंट, अलेक्जेंडर मुलर। तो मुलर लोगों ने क्या किया, उन्होंने कुछ सेरामिक मटेरियल बनाए, मतलब कुछ परवोस्काइट जो कहते हैं, मतलब वो नॉर्मल मटेरियल नहीं होते, वो बहुत ही खास तरीके से बनाए गए मटेरियल होते हैं। उसमें हम थोड़ा सा रेयर अर्थ एलिमेंट मिला रहे हैं, उसमें बेरिलियम मिला रहे हैं, कॉपर मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, सर्टेन रेशियो में, ऐसा नहीं रैंडमली भर दो भूसा की तरह से, उसको मिला रहे हैं। और मिलाने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उस पूरी चीज को जो कुछ मिला मिलू हमने बनाया है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं, फिर उसको ठंडा कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी सुपर कंडक्टर बन जा रहे हैं, ये बहुत जल्दी सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू द मरकरी, एज कंपेयर टू द लेड। तो आप सोचो, अब जरा सोचो, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर नाम कहां से आया। आपको मरकरी को ठंडा करना पड़ रहा है, मान लीजिए 269 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, इतना ठंडा, -269 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ठंडा करना पड़ रहा है किसको, मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। वहीं आपके पास कुछ यट्रियम बेस्ड सुपर कंडक्टर जो कि मुलर लोगों ने बनाए थे, उसके लिए आपको केवल -150, ये हम बिल्कुल एक वो डाटा नहीं ले रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा, जैसे आपको समझाने के लिए कुछ नंबर ले रहे हैं, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप सोचो, आपको 0 से -150 तक आना है, तो इतना ही ठंडा करना है। लेकिन अगर आपको -269 तक जाना है तो और ठंडा करना पड़ेगा। तो ये 0 इज द मतलब 0 इज द जीरो टेम्परेचर, ये क्या है, -150 जो है वो -269 की तुलना में हायर टेम्परेचर पर है। यहाँ हाई टेम्परेचर मतलब आग नहीं, 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड में तुलनात्मक रूप से देखो। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि -150 पर सुपर कंडक्टिविटी शो कर दे रहा है, तो वो इस पारंपरिक सुपर कंडक्टर की तुलना में हायर टेम्परेचर पे है। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से मतलब क्या था, ऐसे सुपर कंडक्टर जो कि जो पारंपरिक शुरुआती दौरान में जो खोजे गए सुपर कंडक्टर थे, जिनकी क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत बहुत कम था, -250 के रेंज में था, उनकी तुलना में ये ज्यादा हायर वैल्यू पर सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है। यानी कि थोड़ा पहले की तुलना में कम ही ठंडा करना पड़ रहा है और वो सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी -150 या -170 ये भी बहुत कम टेम्परेचर है। हम चाहते हैं कि हम कोई चीज ऐसी हो जो -10 पे ही हो जाए, -20 पे ही हो जाए, चलो इतना ही कुछ ठंडा उंडा करके हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो दैट इज द ड्रीम, उस तरह के जो मटेरियल हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि वो 0 करीब सुपर कंडक्टिविटी शो करें, उनको हम रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कह रहे हैं। एंड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज समथिंग विच इज, मतलब हमारा सपना है। हम फिजिसिस्ट चाहते हैं कि हम रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बना पाएं। इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, हाल ही के दिनों में बहुत सारा बहस हुआ था, बहुत सारी कोरियन टीम ने कुछ दावा किया था, LK99 ऐसे कुछ नाम था उनका। तो आखिर में वो दावा हालांकि साबित नहीं हो पाया, लेकिन दिखा रहा है कि लोगों के प्रयास अभी
कम नहीं हुए हैं। तो इतना कुछ था जो थ्योरी के लेवल पर समझने वाला था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सिंपल से कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सवाल जो होते हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एक ही फॉर्मूला वहाँ पर है, वो फॉर्मूला आपको उसमें कुछ बेस्ड सवाल जो आपके क्वेश्चन पेपर में से पहले पूछे गए हैं, वो आप करा देंगे, उसको आप कर लीजिएगा, आपका ये पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक लेक्चर में हमने सुपर कंडक्टिविटी को लगभग पूरा कर लिया है। कम से कम इतना तो कर लिया है कि आप सुपर कंडक्टिविटी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन अपने एंड सेम एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। बाकी जो कोर कसर रह गई है वो नोट्स में आपको पूरी हो जाएगी। तो बस इस लेक्चर को देख लो, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कुछ हिस्से समझने हैं उसको बात समझ लो और नोट्स को देख लो। योर दिस यूनिट इज कंप्लीट। ओके, चलिए मिलते हैं अगली लेक्चर में अगली यूनिट को कंप्लीट करते हुए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।